सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 317 जिसका कोड है उसका एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। सो ये सी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं और हर बार आप जो है आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। सो उन चीज़ों को भी मैं बताने वाली हूँ, मतलब आपके नहीं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो कि मैं बताती हूँ फिर भी उन क्वेश्चंस को वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और फिर उसके बाद पेपर में दिखता है तो ओ सर पकड़ के फिर वो वही बात है ना फिर। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि आई नो ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, और उसके अलावा भी ये वीडियो का कंटेंट तो बहुत पहले रेडी हो गया था बट आई डोंट नो व्हाई ये वीडियो बन ही नहीं पा रही थी एंड इट्स टाइम टू बी डन नाउ। बट हाँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहा था तो वो चीज़ हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, लेकिन उससे पहले बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि हमारा टेलीग्राम पे जो हम पीडीएफ अपलोड करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम वाली ही चीज़ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप टीएच क्लासेस पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको टीएच क्लासेस के कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं, नोटिसेस एंड पीडीएफ्स। ठीक है, एक तो नया टॉपिक मैंने बना दिया आई कांट सी योर कंटेंट। ठीक है, इस हिसाब से तो आपको यहाँ पे क्या करना है ये मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने स्टडी मटेरियल को या कोई भी पीडीएफ आपको लेना है या पीवाईक्यू लेना है, ठीक है, उन चीज़ों को आप किस तरीके से ढूंढ सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो कर लेना। और वैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये आपका मेन नोटिस एंड पीडीएफ का एक मेन मैंने एक तरीके से टॉपिक बना रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे पिन्ड मैसेज आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे ऊपर, फोन में भी ऐसे ही दिखेगा और लैपटॉप में भी। तो यहाँ पर देखो, इसमें इस तरीके का राइट साइड में आइकॉन दिखता है, इस पे क्लिक करना है। सभी के सभी जितने भी पिन मैसेज होते हैं, पिन मैसेज वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम पिन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो इस तरीके से आपको सभी पिन मैसेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह है, जैसे यहाँ पर देखो इंग्लिश 302 का आंसर का भी पीडीएफ है और क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ है। तो ये सभी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली अगर इस पर भी टैप करते जाएंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही केमिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ आपका अपलोड करवाया है, जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं जो हर बार केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो रिपीटेटिव नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो दो अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो रिपीटेटिव भी हैं और जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन रिपीटेटिव नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पीडीएफ ज़रूर देख लेनी है इन दोनों की। तो केमिस्ट्री वाले बच्चे जो भी पेपर देना देंगे, ठीक है, इसके अलावा आप और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर भी पिन मैसेज में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी डलवाए हुए हैं फॉर क्लास 12th फिजिक्स। और जो अभी आप पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देख रहे हो ना, उसके लिए एक नया टॉपिक बना दिया गया है पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ये हैं, इनको ज़रूर देख लेना एक बार। और इसके अलावा भी कई चीज़ें मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आपके अपलोड करवा दिए हैं, तो वो भी आप देख लेना। देखो यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना है और फिर नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जाम टिप्स भी मैंने दी हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे एक बार, मतलब टीएच क्लासेस के टेलीग्राम पर आप नज़र मार लेना, आपको बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेलीग्राम एंड कैसे आप पीडीएफ ढूंढ सकते हो। ठीक है, आई नो मैंने आपका 1 या 2 मिनट खराब कर दिया है इसमें, लेकिन ये ज़रूरी था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पेपर की तरफ। देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर है ना, मतलब इसको मामूली सा मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, और बहुत इजी भी है आई वुड से। तो 54 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 15 प्रिंटेड पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, कोड नंबर वगैरह मैं सेट ए करवा रही हूँ।
सेट्स जो होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट में रहते हैं, सेट जो होते हैं वो ABC, तो ये सेट जो है अकॉर्डिंगली आपको मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें अलग होंगे, इसमें अलग होंगे, इसमें अलग होंगे। वही यहाँ का जो सिस्टम है, मतलब सिस्टमैटिकल ऑर्डर जो होगा यहाँ का, वो यहाँ पे जो है बदल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वही सी वाले में आपको थर्ड नंबर पे मिल जाएगा, इस तरीके से होता है। तो उम्मीद करती हूँ इतना तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन को जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर में 54 क्वेश्चन है, सभी कंपलसरी हैं। और इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में बता दूं, कंपलसरी हैं, करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शनल मॉड्यूल जो दिए गए हैं ऑप्शनल हैं वो, मतलब या तो 7A करो या 7B करो। बहुत से बच्चे इसमें अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं दोनों करने में, क्योंकि वो ये सिर्फ पढ़ते हैं कि कंपलसरी है, सारा करना है। तो ये गलती नहीं करनी है, फिर लास्ट में आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको पढ़ने हैं। और एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूं, तो 2:15 से लेके 2:30 तक का समय आपको क्वेश्चन पेपर के लिए दिया जाता है। आई होप आपने अब तक 1 या 2 पेपर तो दे ही दिए होंगे। अगर किसी बच्चे का पहला पेपर है तो उसको मैं बता देती हूँ कि आपको, मतलब अगर आपका ये है कि 2-2:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो आपको 2 बजे पहुंच जाना है, मतलब आधा घंटा पहले तो आपको पहुंच जाना है अपने जो एग्जाम सेंटर है वहां पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने घर से निकलना होगा, ट्रैफिक वगैरह देख लेना। तो इसमें क्या होगा, आपको 2:15 से 2:30 का समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रीड करने का, उसमें आप कोई भी आंसर शीट पे आंसर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे और उसमें आप समझोगे कि मुझे कितने आंसर्स आते हैं, कितने मैं आराम से कर लूंगा। तो ये चीज आपको देख लेनी है। यहाँ पर आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस लॉज, यानी सरकार के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग कानून लागू करता है, कौन सा ऐसा अंग है जो कानून को लागू करता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी को पता है हमारे सरकार के गवर्नमेंट बॉडीज के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होता है जुडिशरी, ठीक है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, विधायिका जो है वो कानून को लेकर आती है, ठीक है। लेकर किसके पास आएगी, कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका क्या करेगी, उसको लागू करती है, उस कानून को बोलती है कि हाँ ठीक है हम मानते हैं ये कानून बन गया। उसके बाद कानून बनने के बाद भाई फॉलो होगा, तो फॉलो अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको न्यायपालिका देखती है, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। तो फिलहाल तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का काम होता है किसी भी लॉ को लागू करना, किसी भी कानून को लागू करना। अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल के उससे आपको समझाती हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ आए, आप भूलोगे ही नहीं। मान लीजिए कि आपके वहां पे ना एक सड़क है, ठीक है। ये आपकी एक सड़क है, ठीक है, मेन रोड है। अब वहां पे ना, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना कोई हेलमेट लगा के जा रहा है, कोई अगर बाइक पे जा रहा है तो कोई 3 को बिठा रहा है, कोई 4 को बिठा रहा है, इस तरीके से हो रहा है वहां पे उस सड़क पे। किसी को मतलब रूल फॉलो करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां का जो ट्रैफिक पुलिस मैन था ना, वो भाई परेशान हो गया। वो परेशान होके वो उसने क्या किया, वो जाता है, वो सोचता है कि यार ऐसा क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये सभी लोग फॉलो करने लग जाए इस कानून को, मतलब कानून बनाया जाए ऐसा कुछ कि ये सभी लोग इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो इसके लिए वो जाएगा 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 विधायिका के पास, वो अपना प्रस्ताव रखेगा कि देखो हमारे इस तरीके से इस एरिया में रोड है, यहाँ पर लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो विधायिका इस बारे में सोचेगी कि क्या करना चाहिए। विधायिका ने सोचा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि वहां पर जो खंबे हैं उस पर कैमरास लगा दें, ऐसा हो सकता है। तो विधायिका ने बोला बढ़िया है, कैमरा लग सकते हैं। तो विधायिका ने बोला ठीक है कैमरे लगवा देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कार्यपालिका से बात करनी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है ठीक है भाई कर लो बात। विधायिका ने बोला कि हमने इस तरीके से भाई ये कानून सोचा है कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना कानून को, तो उनके लिए ये कैमरे लगा देने चाहिए, उनकी भी सेफ्टी रहेगी और हमारा भी ये रहेगा कि फॉलो हो जाएंगे कानून। विधायिका ने इस तरीके से कार्यपालिका को बताया, ठीक है। विधायिका ने क्या किया, एक प्रस्ताव को पास किया, ठीक है।
पास, यानी वो प्रस्ताव लेके आया, उससे विधायिका ने उस पर सोच विचार किया, अब वो चाहती है कार्यपालिका के पास, जाएगी कार्यपालिका के पास, कार्यपालिका बोलेगी अच्छा ठीक है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अच्छा कैमरे लगाने में इतना खर्चा आएगा, ये सब होगा, ठीक है, अच्छा पर इससे तो सेफ्टी बनी रहेगी, ठीक है। तो कार्यपालिका ने सोचा हाँ ठीक है ये होना चाहिए, इससे लोगों की सेफ्टी भी बनी रहेगी और हमारे जो प्रोसीजर्स है वो भी फॉलो हो जाएंगे। तो कार्यपालिका ने कहा कि ठीक है हम इस कानून को लागू कर देते हैं। अब क्या हुआ, लागू होने के बाद ये कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल हो गए, ठीक है। कार्यपालिका ने अपना काम खत्म कर दिया, विधायिका ने अपना काम खत्म कर दिया, इनका काम हो गया खत्म, इंस्टॉल हो गए। अब बात आती है भाई, अब ना एक चुन्नू मुन्नू करके भाई दो भाई हैं, ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं ये दोनों एक हेलमेट नहीं लगा रहा है, ठीक है, एक के पास लाइसेंस नहीं है, भाई मोटरसाइकिल अपना घुमा रहे हैं बढ़िया अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, अब भाई एक कैमरा अब कुछ करेगा ना, कैमरों ने क्या किया, इन दोनों को कैप्चर कर लिया, इन दोनों की फोटो ले ली, ठीक है, इनको पता नहीं, ये तो अपना मस्त घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पहले भी तो करते थे, ठीक है। अब ये जो फोटो है ना, ये आ गई इस कैमरे में, इनके पास चला गया एक फाइन का, भाई अब तुम्हारा इस तरीके से ये फोटो है, भाई तुम 2,000 रुपये हमें फाइन दे दो। ये फाइन किसने बनाया और कैसे बनाया, ये काम किया है न्यायपालिका ने। ये काम क्या करती है, ये काम ये करती है कि भाई कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया है ना, अब ऐसा तो नहीं कि हम कानून लागू कर देंगे तो सभी लोग उसे मानने लग जाएंगे, है ना, तो इंडिया में तो खासकर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून को लागू होने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाना, ठीक है, या हो सकता है उन्हें जेल तक जाने तक का वो दिखाना, मतलब कानून को लागू होने के बाद उनके ऊपर एक तरीके से उनको बाध्य करना कि तुम ये कानून को मानोगे ही मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो ये लो 2,000 रुपये दो भाई चुन्नू मुन्नू, ठीक है, या फिर जेल जाओ। तो ये सारा इस तरीके से प्रोसीजर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया समझाने में, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब इम्पोर्टेंट में मार्क कर लो, ये बहुत जरूरी में मार्क कर लो, ये स्टेट राज्य का जो एक तत्व होता है वो क्या है इनमें से, मतलब क्या नहीं है इनमें से ये बताना। राज्य का तत्व आपसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, स्टेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये सब हमेशा ही आता है। तो स्टेट के एलिमेंट में इनमें से कौन सा नहीं है, नोट पूछा गया है, तो फिक्स्ड टेरिटरी, पॉपुलेशन, मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, या फिर डी गवर्नमेंट। तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, या फिर सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। राज्य का तत्व, जो एक राज्य होता है, जैसे हमारे देश में भी अलग अलग राज्य हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, तो इनमें राज्य का तत्व कौन सा नहीं होगा, वो राज्य कब कहलाएगा, वो राज्य जब कहलाएगा जब उसके पास एक निश्चित भूभाग हो, एक प्रॉपर एक जमीन हो, वहां पर जनसंख्या कितनी है वो हमें पता हो, वहां की सरकार कौन सी है, क्या काम कर रही है, किस तरीके से है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो, है ना, राज्य तब थोड़ी ना कहलाएगा जब वो यूएन का सदस्य हो। तो इसका मतलब है ये सी हमारा गलत है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आगे बहुत चीजें देखने वाले, बहुत से क्वेश्चन देखने वाले हैं, सो डोंट टेक टेंशन। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि सही जो विकल्प है उसकी सहायता से आपको ये पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। राज्य एक डैश अवधारणा है, यानी कि स्टेट जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, या कल्चरल है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। तो एक स्टेट जो होता है वो एक राजनीतिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब स्टेट में हमेशा स्टेट देखो यहाँ पे, स्टेट का मतलब एक, मतलब वैसे आप समझो तो एक राज्य होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटी में, पॉल साइंस में स्टेट का मतलब कई जगह पर देश भी हो जाता है, ठीक है, पूरी कंट्री भी हो जाता है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब राजनीतिक अवधारणा होती है ये, ठीक है, मतलब पूरा स्टेट किससे चलता है, राजनीति से ही तो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंट्रीब्यूटेड टू मार्क्सिज्म फिलोसफी, इनमें से कौन से ऐसा है जिसने जो मार्क्सवाद का एक दार्शनिक है, ठीक है, हैरोल्ड लास्की, महात्मा गांधी, फ्रेडरिक एंजलस, या फिर कॉर्नर। तो इसका आंसर है फ्रेडरिक एंजलस, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर 1 नंबर का ये क्वेश्चन था।
Who among the following believed that as are the means so are the ends? यानी इनमें से कौन से किसने इस कथन पर विश्वास किया था, जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होंगे। एक मिनट रुक जाओ, बस बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, चार्जर लगा ले, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो भाई देखो, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि हमारे पास जैसे साधन होंगे ना, जैसे हम जिस तरीके से हमारे पास चीजें होंगी उसी तरीके से हम उसके साध्य होंगे। साध्य का मतलब होता है हम उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करना समझ पाएंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का विचार था ये। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, टू विच राइट इज द 86th अमेंडमेंट रिलेटेड? यानी जो 86वां संविधान संशोधन है वो किस अधिकार से संबंधित है? राइट टू प्रॉपर्टी से, राइट टू एजुकेशन से, राइट टू रिलीजन से, या राइट टू इक्वालिटी से? अच्छा, अमेंडमेंट होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। अमेंडमेंट, वैसे आप पहले कमेंट में बताओ, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट में बताओ अमेंडमेंट होता क्या है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में किसी भी प्रकार का, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना। संशोधन यानी नई चीजें को ऐड करना, या नई किसी चीज को काटना, या किसी चीज को जोड़ना, वो चीज होती है अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। जो 86वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया था। एक नंबर का है, विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पंचशील? पंचशील इनमें से कौन सा कथन है जो उसकी सही व्याख्या कर रहा है? इट इज अ सेट ऑफ 5 लॉ, कि ये 5 कानूनों का समूह है। दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बायलेटरल रिलेशंस, ये देशों के बीच आपसी संबंधों के मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये एक सेट है 5 कंट्रीज का, या ये एक 5 रूल्स का, मतलब एक सुशासन के लिए, अच्छी जो सरकार होंगी उसके लिए 5 नियम इसमें लिखे हुए हैं। तो ये गलत है, ठीक है। ये 5 जहां जहां भी आया हुआ है ना वहां सारा ही गलत है। तो इसका आंसर है बी, दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर बायलेटरल रिलेशन, यानी कि देशों के बीच में आपसी संबंध किस तरीके से रखे जाएं उसका पूरा सिद्धांत हमें मिलता है पंचशील में। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NAM? NAM का पूर्ण रूप बताना है। न्यू अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, या नॉन असाइंड मूवमेंट, या नॉन ऑल्टरनेट मूवमेंट? इसका आंसर है बी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस आ गया ना। यूनाइटेड नेशंस इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश, यूरोपियन कंट्रीज की है, नाटो कंट्रीज की है, डेवलपिंग कंट्रीज की है, इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज की है। जो संयुक्त राष्ट्र है ये किन देशों का संगठन है? यूरोपीय देशों का, नाटो देशों का, विकासशील देशों का, या फिर स्वतंत्र सदस्य देशों का? तो ये एक यूनाइटेड नेशंस एक इंडिपेंडेंट, मतलब जो किसी भी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, जो स्वतंत्र है, मतलब जो किसी के गुलाम नहीं है, ऐसे देश जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। क्या भारत यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन बताना है। श्रीलंका इज सिचुएटेड टू द डैश, यानी श्रीलंका स्थित है कहाँ पर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। हमारा भारत ये है, ठीक है, इस तरीके से है, यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, साउथ ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण में जो है हमारा श्रीलंका आता है, ठीक है। विच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947? यानी इनमें से कौन सा कारण है जो 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के लिए उत्तरदायी है? तो ब्रिटिश इंडिया का विभाजन किस वजह से हुआ था, मतलब जो उस समय का भारत था उसका विभाजन क्यों हुआ? जो पाकिस्तान अलग क्यों हो गया और इंडिया जो है, मतलब इंडिया तो पहले से था, पाकिस्तान क्यों बन गया वो? टू नेशन थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय मुस्लिम लीग, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। मुस्लिम लीग ने, मतलब मुस्लिम लीग का जो हेड था जिन्ना, जिन्ना ने, ठीक है, मतलब उसको भड़काया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। देखो हम तो वही जा रहे हैं, ठीक है, हम तो कैसे ना कैसे करके निकल जाएंगे, तुम लोग यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है इंडिया में, तो तुम लोग फंसे रह जाओगे इस चीज के चक्कर में, ठीक है, और तुम्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं होता। बट फिर भी जिन्ना को भड़का दिया गया और जिन्ना ने फिर सोचा कि हाँ सही तो कह रहे हैं,
ये लोग तो चले जाएंगे और हम लोग हिंदुस्तानी मतलब ये हिंदू जो हैं हमारे ऊपर राज करेंगे, हमें गुलाम बना के रखेंगे, कुछ इस तरीके से उसने सोचा। तो इसलिए उसने बोला कि टू नेशन थ्योरी वो लेकर आया, मतलब द्विराष्ट्र का सिद्धांत, दो राष्ट्र बनने चाहिए, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान फिर अलग हो गया, इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है। तो वहां से फिर वो बना था। चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया, यही रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप सभी को पता है भारत और चीन के बीच में कई तरीकों से विवाद होता है, लेकिन आपको बताना है इनमें से कौन सा विवाद है जो मतलब भारत और चीन के बीच का विवाद नहीं है, ठीक है। बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमा विवाद, ये तो है हमारे बीच में। कंट्रोल ओवर तिब्बत बाय चाइना, तिब्बत पर चीन का नियंत्रण, ये भी तिब्बत पर काफी बार चीन का नियंत्रण वो देखते हैं ना हम, तो वो चाहता है कि तिब्बत जो है चीन के अंडर आए, भारत चाहता है वो तिब्बत हमारे अंडर आए। द नॉन अलाइंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की गुट निरपेक्ष नीति या द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी बाय चाइना इन 1962, 1962 में चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना, तो ये भी विवाद है हमारे बीच में। लेकिन ये वाला जो सी पार्ट है, द नॉन अलाइंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की गुट निरपेक्ष जो नीति है, वो इसका कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शनल मॉड्यूल 7A आ गया। देखो या तो आपको ये वाला करना है या फिर आपको नीचे जो 7B मिलेगा वो करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, ठीक है। और मैं तो आपको दोनों करवाऊंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन 13 है, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेबलाइज्ड ऑन, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर देख लो सीधा सीधा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए 1946 दे देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मंथ बदल दिया और यहाँ पे ईयर बदल दिया, बट इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, 24 अक्टूबर 1945 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट या यूनेस्को, तो इसका आंसर है सी, यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को एक अलग ही संस्था है, ये तो सभी इसके ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सेक्रेटरीट सचिवालय है, और हमारा जो जनरल असेंबली है वो भी है, लेकिन यूनेस्को इसका एक पार्ट नहीं है क्योंकि ये वो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका, इसमें आपको बतानी है फुल फॉर्म ऑफ एनपीटी। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है, न्यू प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा एनपीटी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए 16 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अच्छा कौन सी ऐसी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, तो इसका आंसर साफ साफ है यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र बनाया किस लिए गया था, वर्ल्ड वॉर के बाद सभी जो लोग थे वो डर गए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देश डरे हुए थे, तो उस समय पे द यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी, जिसका काम क्या था, इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है उस पे एक तरीके से शांति और सुरक्षा बनाए रखना कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, तो इसीलिए ये क्रिएट की गई थी। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन राइट, इनमें से कौन सा अधिकार मानव अधिकार नहीं है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वर्क इन जस्ट कंडीशन, कि न्यायोचित परिस्थिति में कार्य करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, टू बी अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी देश का नागरिक होने की स्वतंत्रता हमें नहीं है एक ह्यूमन राइट के अंडर, टू बी अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट। अच्छा स्टेट मैंने बोला था ना, स्टेट का मतलब देश भी होता है पॉलिटिकल साइंस में, कि हम किसी भी देश का नागरिक बन सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें दी गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो अभी फिलहाल तुम इंडिया के नागरिक हो, ठीक है, इंडिया के नागरिक हो, उसके बाद तुम्हें ना मतलब तुम चाहते हो कि तुम यूएसए के नागरिक बन जाओ या तुम चाइना के नागरिक बन जाओ, ऐसे नहीं बन सकते हो ना, वो तुम्हारा एक ह्यूमन राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट बनता है। कैसे, तुम इंडिया के नागरिक हो, तुम जा सकते हो यूएसए में,
यूएसए में जाके तुम्हें उनका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है उनका प्रोसीजर हो कि तुम्हें कम से कम 6 साल यूएसए में रहना पड़े, तब जाके तुम्हें नागरिकता सिटीजनशिप वहाँ की प्रोवाइड हो, ठीक है। या फिर उनका कोई प्रोसीजर हो सकता है कि तुम्हें 12 साल रहना पड़े, या फिर हो सकता है कि तुम्हें वहाँ के किसी अमेरिकन से शादी करनी पड़े। इस टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर तुम्हें सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बावजूद भी वो देखेंगे कि तुम्हारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की, कहीं ये इंडिया से भाग के तो नहीं आया है, कहीं ये इंडिया में कोई क्राइम तो नहीं करके आया है, कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो यूएसए का सिटीजनशिप लेना चाहता है। तो इस तरीके से पूरी तहकीकात होगी, पूरा आपका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तब आपको ये सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। मतलब हम नागरिक किसी भी देश के ऐसे ही नहीं बन सकते हैं, वो हमारा कोई ह्यूमन राइट नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ह्यूमन राइट है। टू विच ऑर्गन डू ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव द मेंबरशिप, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के सदस्य होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें अगर आप यूनाइटेड नेशन में जुड़ रहे हो ना, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो। सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका आंसर है जनरल असेंबली। अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो, देश कोई भी देश अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली महासभा जनरल असेंबली का मेंबर बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच कॉन्टिनेंट हैज नो परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि किस महाद्वीप का सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इसका आंसर है एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट जो है, हम भारत जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। भारत के अलावा चाइना, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, और ये सभी में से कोई भी सीधे तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो एशिया इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस, इनमें से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र के बारे में गलत है। इट कैन टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एनी कंट्री, it has its own permanent army, it can authorize any country to use force against any other erring country, या फिर India has provided its military personnel to the United Nations for taking action। तो डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये फॉल्स बताया है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को कभी भी भारत ने अपनी कार्रवाई के लिए या राष्ट्रों की कार्रवाई के लिए अपनी सेना के जवान नहीं दिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन मॉड्यूल 7B। हमने 7A कर लिया, अब 7B देख लेते हैं, पर आपको पेपर में कोई एक करना है। वही 13 क्वेश्चन दोबारा आ गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एक किस तरीके की बॉडी है। लीगल बॉडी, कानूनी संस्था है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नमेंटल एजेंसी है या सोशल बॉडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो यूपीएससी है वो हमारे संविधान के उससे चलती है, ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लीगल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट की उससे भी नहीं चलेगी, और एक सोशल बॉडी भी नहीं है। हु अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबर कौन अपॉइंट करता है। तो यूपीएससी के मेंबर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। जितने भी मेंबर होंगे, अच्छा सॉरी 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 एक मिनट, सही, अच्छा भारत के, हाँ हाँ सही तो है, सही तो है, सॉरी मुझे लगा प्रधानमंत्री, नहीं। हाँ, तो हेड हमारा कौन होता है, पूरे हमारी कंट्री का हेड है प्रेसिडेंट। कौन है, हेड ही है, ठीक है। हमारी कंट्री का हेड है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का काम होता है, मतलब उसके पास एक पावर है कि वो यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। मेंबर इन द सेंस वो नहीं जो आप सोच रहे हो। यूपीएससी के मेंबर्स इन द सेंस, जैसे जो आईएएस होते हैं वो तो प्रॉपर एक एग्जाम देकर, आईएएस, आईपीएस, ये तो प्रॉपर एग्जाम देके वो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूपीएससी में डायरेक्टली, मतलब इस तरीके से कि आपने देखा होगा ना, इंटरव्यूज वगैरह भी देखे होंगे यूपीएससी में, तो वो जो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने के लिए चेयरमैन वगैरह बैठे होते हैं या जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, वो सभी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज इसका आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी इनमें से सबसे पहले किसने नौकरशाही की अवधारणा को विकसित किया था। तो इसका आंसर है मैक्स वीबर ने।
मैक्स वेबर जो था उसने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की संविधान मतलब अवधारणा लेकर आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनमें से कौन सी विशेषता राजनीतिक कार्यपालिका की विशेषता नहीं है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेक्स एंड टेक्स डिसीजन, इट इज टेम्पररी एंड गेट्स चेंज्ड, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू पार्लियामेंट, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज न्यूट्रल सिविल सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कि राजनीतिक कार्यपालिका एक तटस्थ लोक सेवा है। ये एक तटस्थ लोक सेवा नहीं है, एक न्यूट्रल सिविल सर्विस नहीं है, इसको सभी काम जो है पॉलिटिकली देखने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी डू वी हैव इन इंडिया? इंडिया में हमारी कौन से प्रकार की नौकरशाही देखने को मिलती है? तो इंडिया में हमें देखने को मिलती है हमारी न्यूट्रल, तटस्थ, ठीक है, मतलब जो किसी के ऊपर बायस नहीं है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूपीएससी, इनमें से कौन सा कौन सी विशेषता जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की नहीं है? न्यूट्रल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो भी ऊपर देखा था, मतलब सही है। इट रिक्रूट्स ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इट एंजॉयज इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके जो पूरे के पूरे मतलब मेंबर्स होते हैं वो चयन कौन करता है, उनका अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना, प्रेसिडेंट करता है उनको अपॉइंट। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इसके जो मतलब कर्मचारी होते हैं उसकी भर्ती केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की भर्ती करता है, ठीक है, तो ये गलत है। यह केंद्र के सभी कर्मचारियों की भर्ती नहीं करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू वर्क फॉर वन स्टेट ओनली, टू स्टेट्स ओनली, टू और मोर स्टेट्स, या नन ऑफ दीज। यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कितने राज्यों के लिए काम करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट का मतलब क्या है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब संयुक्त मतलब जब दो या दो से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं या इकट्ठे होके पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, तो इससे हम देख सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें से सही लोक सेवा आयोगों के बारे में सही कथन आपको चुनना है। मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर बाय द होम मिनिस्टर ओनली, मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, या फिर मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये देखो अभी हमने पढ़ा था, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है गृह मंत्री सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ये तो गलत है। हमने अभी अभी देखा था इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, जो देश का राष्ट्रपति होगा वो करेगा। इसने बोला है कि ये जो है ये टेन्योर फिक्स इनका टेन्योर होता है, ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है कि ये जो है ये अलग अलग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इनका जो कार्यकाल है वो अलग अलग होता है सदस्यों का, ये भी गलत है। सदस्यों को प्रधानमंत्री पद मुक्त कर सकता है, ये भी गलत है। ये इस प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो उनको हटा दे वहां से, ठीक है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर है सी, यही इसमें सही है। इनका जो है टेन्योर होता है आई थिंक 5 साल का, या ठीक है, तो ये चीज आपको देख लेनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया फिर 21 से, अब 21 से सारे क्वेश्चन सभी को करने हैं, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द कार्डिनल आइडियाज ऑफ डैश इक्वालिटी एंड डैश, यानी फ्रांस की क्रांति ने हमें क्या दिया, डैश समानता और डैश के मूलभूत विचार दिए। तो फ्रांस की क्रांति ने सबसे पहले तो हमें लिबर्टी दी, लिबर्टी का मतलब होता है आपका स्वतंत्रता दी, ठीक है, समानता दी, इक्वालिटी दी, और इसके अलावा उसने हमें दी फ्रैटर्निटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी यानी जो भाईचारा वगैरह होता है वो सब, ठीक है। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, अच्छा वो कब हुआ था, वो हुआ था 1789 में। चलिए आगे बढ़े, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। अब आपको एक वर्ड में आंसर करना है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू सिटीजंस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, यानी अभी वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया? वो अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है। डिटेल्ड आंसर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हमें
हमारा जो था वो हट गया है। पहले हमारे पास होता था ये अधिकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमें ये 7 मौलिक अधिकार पहले प्रदान किए गए थे, लेकिन अब 44वें संशोधन अधिनियम जो 44th अमेंडमेंट है ना 1978 का, उसके बाद से हमें संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया गया और अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 6 मौलिक अधिकार क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होते हैं उनका अधिकार दिया गया है, और इसके अलावा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो करंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। अच्छा, अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो अब ये कौन सा राइट बन गया? ये अब बन गया है लीगल राइट। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई समान अवसर नहीं दिए रहे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली ना सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर सरकार के पास जा सकते हो। तो तुम्हारे पास ये अधिकार होता है कि भाई देखो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और हमें ये चीज तुमने हमें दी हुई है तो तुम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। लेकिन लीगल राइट जब कोई चीज बन जाती है ना, जब कोई भी राइट अगर लीगल बन जाए, लीगल का मतलब है अब भाई तुम्हें कोर्ट के थ्रू बात करनी पड़ेगी सरकार से, अब तुम डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो वही राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट बन गया है, अब कोर्ट के थ्रू ये चीजें होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, हाउ मेनी फ्रीडम्स हैव बीन गारंटीड अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत कितने स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कहीं भी अपनी स्पीच दे सकते हैं, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी कह सकते हैं किसी को भी, बस वो स्पीच किसी को भड़काने के लिए ना कही गई हो, और वो शांतिपूर्वक स्पीच हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी अगर हम बिना हथियारों के हम इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं और शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, हम किसी भी तरीके से संघ बना सकते हैं, कैसा भी एसोसिएशन बना सकते हैं, बस वो गलत काम ना कर रहा हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली विथ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप घूमने जा सकते हो, पहले तो वहाँ पत्थरबाजी वगैरह होती थी, तो आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग में बसने और वहाँ पर रहने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी व्यवसाय को, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय, पेशा या व्यापार को करने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रताएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज द डैश जुरिस्डिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द डैश। ठीक है, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास केंद्र और डैश के बीच विवाद सुलझाने का डैश क्षेत्र अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल यानी जो पूर्ण क्षेत्र अधिकार है उसको टू सेटल, किस किस के बीच में विवाद सुलझा सकता है? यूनियन और स्टेट्स के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में वो कोई भी विवाद हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर्चुनेटली डैश इमरजेंसी हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया व्हिच कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल डैश, यानी सौभाग्यवश अभी तक तो हमारे देश में ये वाली डैश संकट काल की जो घोषणा है वो नहीं हुई है। मतलब एक इमरजेंसी है जो हमारे देश में अभी तक आज तक नहीं लगाई गई है, और ये वाली इमरजेंसी हमें दी गई है, इसकी घोषणा दी गई है अनुच्छेद डैश के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, वित्तीय जो संकट काल है, अभी तक हमारे देश में वित्तीय संकट काल नहीं आया और इसकी वजह से कभी भी इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। ये हमारे आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में हमें अधिकार, मतलब ये इमरजेंसी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। द पंचायती राज सिस्टम स्टेबलाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद 73rd अमेंडमेंट इज अ डैश टायर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डैश इलेक्शंस फॉर ऑल द टायर्स, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार गठित पंचायती राज व्यवस्था डैश स्तरीय है और प्रत्येक स्तर के लिए डैश चुनाव पर आधारित है। तो आपके जो 73rd अमेंडमेंट हुआ उससे पंचायती राज सिस्टम की जो पूरी की पूरी इलेक्शंस थे ये 3 टायर बेस्ड इलेक्शन हो गए। 3 टायर यानी
3 स्तरीय हो गए हैं और ये जो है ये डायरेक्ट इलेक्शंस अब होते हैं। मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, हिंदी में प्रत्यक्ष चुनाव कर दिए गए। पहले अप्रत्यक्ष होते थे, अब प्रत्यक्ष हो गए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्राम सभा ऑफ अ विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ ऑल द डैश रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज। यानी ग्राम सभा में गांव के सभी डैश वासी शामिल होते हैं। तो अडल्ट जो होते हैं ना, सभी जितने भी अडल्ट हैं विलेज में, मतलब उस पूरे गांव में, वो सभी जो है क्या बोल सकते हैं आप, ग्राम सभा की पंचायत जो है उसमें अपना वोट दे सकते हैं या उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, अडल्ट यानी आप मान लो जवान वगैरह जो भी है। ठीक है, 1/3 सीट्स ऑफ ग्राम पंचायत आर डैश फॉर वुमेन। यानी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान डैश होते हैं। तो 1/3 जो स्थान है वो रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, रिजर्व्ड होते हैं, यानी पहले से उनको रिजर्व कर दिया गया है। हिंदी में भी आप रिजर्व ही लिख सकते हैं। चलिए 2 नंबर का था ये। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्युनिसिपैलिटीज लोकल अर्बन बॉडीज। यानी स्थानीय शहरी निकायों के लिए कौन से संविधान संशोधन ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। संविधान संशोधन मैंने आपको समझाया था अभी, यानी किसी चीज को ऐड करना है, किसी चीज को हटाना, उसको हम संविधान संशोधन बोलते हैं। ठीक है, 74th संविधान संशोधन था, मतलब 74वां संशोधन तो था। इससे क्या हुआ था, ये इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया म्युनिसिपैलिटीज को। ठीक है, जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये आया था 1 जून 1993 को इफेक्ट में, मतलब 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। और उसका उद्देश्य क्या था, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। ठीक है, अभी आप देखते हो म्युनिसिपैलिटीज कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। नेक्स्ट है विच कोर्ट हैज द राइट ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसके पास अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है। देखो, अगर ऐसा मतलब कुछ भी आ गए ना कोर्ट, जो ऐसा कोर्ट बताओ जिसको जिसको सभी कंट्रोल दिए गए हैं, या ऐसा कोर्ट बताओ जिसके पास ये सिर्फ स्पेसिफिक अधिकार है, तो हमेशा उसका आंसर आप लिख के आना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गारंटी है कभी गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है, सुप्रीम यानी सर्वोच्च। ठीक है, सुप्रीम, ओके फाइन, अच्छा ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, हाई कोर्ट इसका आंसर है। वो सेकंड दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा सॉरी। अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। यानी मतलब जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको छोड़ के विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, यानी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 227 है उसके तहत में प्रत्येक उच्च न्यायालय, मतलब जो हाई कोर्ट हैं, उनको अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, हाई कोर्ट जो होता है उसको जो उससे छोटे, मतलब हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जितनी भी उसके आसपास के जितने भी छोटे बोर्ड न्यायालय है ना, उनके ऊपर उसका एक तरीके से अधिकार होगा। ठीक है, वो उन पे नियंत्रण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है। दिस इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार का नियंत्रण शामिल होता है। ठीक है, सो इट वॉज माई मिस्टेक एंड सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आपका आएगा आगे, बट इसका आंसर आपका हाई कोर्ट था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच कोर्ट इन इंडिया कैन चेंज इट्स ओन प्रीवियस डिसीजन। अच्छा, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो ऐसा कौन सा कोर्ट है जो अपना खुद का डिसीजन बदल सकता है, मतलब जो उसने पहले किसी को सजा सुनाई उसको वो बदल सकता है। तो इसका आंसर देख लो यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू एंड रिवाइज इट्स ओन प्रीवियस जजमेंट अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उसके पास अधिकार है कि वो अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है और उन्हें बदल भी सकता है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखो चुन्नू मुन्नू ने गड़बड़ तो करी थी, ठीक है, तो चुन्नू जो था ना, उसने अब थोड़ी थोड़ी ज्यादा गड़बड़ कर दी भाई। उसने क्या किया, उसने ना वो ट्रैफिक वाले के साथ भिड़ गया। उसने बोला
कि भाई तूने ये कानून बनवाया ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हमारे पास तो भाई, हमारे पास हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं है, हम यहाँ कैसे 2,000 रुपये दे दे किसी को। तो चुन्नू बड़े गुस्से में है, चुन्नू बड़े गुस्से में है, और ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला है ये हंस रहा है कि भाई अब तो तुझे देना ही पड़ेगा। अब क्या किया, चुन्नू लेके आ गया भाई चाकू, ठीक है, इग्नोर माई ड्राइंग। चाकू ले आया और इसके घोप दिया। अब ये ट्रैफिक वाला वहीं खत्म। अब क्या, अब चुन्नू को वहां सबने देख लिया भाई, कैमरे लगे हुए थे, कैमरे वैमरे में सब आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस ये गया, इसका केस चला, ये गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोल दिया भाई हम तो तुम्हें, भाई हमने फांसी की सजा सुनानी है। इसको मिल गई फांसी। अब चुन्नू बहुत डर गया, क्योंकि चुन्नू ने पहली बार ऐसा कुछ किया था, उससे पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब भाई अब क्या करे, चुन्नू के पेरेंट्स भी डर गए। चुन्नू के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं, ठीक है, उसके मम्मी पापा दोनों मिलने आते हैं। तो चुन्नू के पेरेंट्स जब मिलने आए तो उसने बोला कि देखो मम्मी पापा, ये मुझसे गलती से हो गया, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, कुछ भी करके मेरी सजा या तो माफ़ करवाओ या इसको कम करवाओ, ठीक है, मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। तो इसके पेरेंट्स बेचारे क्या करते, गए बेचारे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा क्या बोला है कोर्ट ने, ये बोला है, अच्छा ठीक है ठीक है, तो सजा सुनाई है इस तरीके से, फांसी देनी है, ठीक है भाई दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने और इस हाई कोर्ट की जो बात थी उसको मान के वहां फांसी की सजा कंफर्म कर दी, ठीक है। अब आए पेरेंट्स दोबारा चुन्नू के पास, चुन्नू को बताया भाई इस तरीके से है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, तो चुन्नू के पेरेंट्स भी डर गए, अब चुन्नू भी डर गया। चुन्नू ने बोला, देखो चुन्नू थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने बोला भाई तुम ना एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट को ना दोबारा से मेरी अर्जी दो। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से अर्जी दी गई, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा। पूरे मामले में ये पता चला कि ये जो ट्रैफिक वाला था ना, ये करप्ट था, और ये ही इसने ही भड़काया था, ठीक है, इसको चुन्नू को। तो ऐसे ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट को सारी बात पता चल गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अच्छा हमने पीछे क्या किया था, अभी मतलब मान लेते हैं इस बात को 1 हफ्ता हो गया, पिछले हफ्ते में हमने क्या सजा सुनाई थी। अच्छा हाई कोर्ट ने बोला है फांसी के लिए, हमने भी फांसी सुनाई है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो कि हम इसको फांसी नहीं देंगे, हम इसको फांसी नहीं देंगे, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी सजा को रिव्यू करा और उसको रिवाइज भी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इस तरीके से क्या होती है, एक पावर होती है कि वो अपनी सजा को रिव्यू और रिवाइज दोनों कर सकती है, ठीक है। तो ये जो चुन्नू था वो गया खुश, क्योंकि उसकी सजा जो थी वो माफ हो गई, ठीक है। अच्छा फांसी की सजा माफ करना ये किसके हाथ में होता है, ये भी आप मुझे बताओ। तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके हाथ में होता है कि वो फांसी की सजा को माफ करवा सकती है। अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी पूरी चुन्नू की स्टोरी। आई होप आप समझ गए होंगे स्टोरी के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो, कौन सा ऐसा कोर्ट है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहलाता है। तो इसका आंसर देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहलाता है। इसकी प्रोसीडिंग और जजमेंट जो हैं वो एक लीगल रिकॉर्ड्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और ये एविडेंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया ना कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो बाकी जितनी भी कोर्ट हैं उसके नीचे हाई कोर्ट वगैरह जो भी आपकी स्थानीय कोर्ट होती हैं, वो सब लोग उसको एक एविडेंस के तौर पे मानेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एक प्रूफ के तौर पे साक्ष्य माने जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस, मतलब कौन सी ऐसी संस्था है जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी है। ये आंसर तो आपको बहुत मतलब इजी सा ही लगेगा, और इजी है भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, उसके पास एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो संसद, राज्य, विधानसभा और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है, बाय विच नेम इज द इलेक्शन कॉल्ड विच इज हेल्ड आफ्टर दिस dissolution ऑफ लोकसभा बिफोर द completion ऑफ इट्स फुल टर्म ऑफ 5 years टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लोकसभा। यानी उस चुनाव को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि लोकसभा का, देखो आपको पता होगा जो लोकसभा होती है उसका 5 साल का कार्यकाल होता है। मान लेते हैं कोई लोकसभा में
वो ना मतलब करप्ट तरीके से लोकसभा बनी है, उसके मेंबर्स करप्ट है सभी के सभी। तो भाई लोकसभा में क्या हुआ, सबने बोला कि भाई ये जो 5 साल का कार्यकाल है जरूरी नहीं ये पूरा हो, उसके बीच में भी अगर वो गलतियां करते हैं या किसी तरीके से वो करप्ट है तो वो सब साबित हो जाता है ना, तो उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, मतलब भंग भी हो सकती है लोकसभा। अब लोकसभा भंग हो गई है, वहाँ वो लोकसभा भंग होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो सीटें जो हैं वो खाली रखी जाए, लोकसभा है ही नहीं, तो लोकसभा के लिए फिर नई लोकसभा बनाने के लिए चुनाव करवाया जाता है। तो उस चुनाव को क्या कहते हैं, तो उस चुनाव को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, यानी मध्य अवधि चुनाव। जब भी लोकसभा डिसॉल्व की जाए उसके 5 साल के कार्यकाल से पहले, तो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं नई लोकसभा को बनाने के लिए, जिसे हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, मतलब एक एक मार्क से चल रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यूनाइटेड किंगडम हैज अ पार्टी सिस्टम बट सोवियत यूनियन हैड डैश पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड किंगडम में एक दलीय प्रणाली है, सोवियत संघ में वन पार्टी सिस्टम है, उसमें भी एक दलीय प्रणाली है, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, अच्छा बताओ इंडिया में कौन सी प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली का मतलब होता है कि वो ही पार्टी है, जैसे मान लेते हैं एक दलीय प्रणाली का, अपने भारत से समझाती हूँ, वैसे भारत में हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे दल होते हैं ना, अलग अलग दल, अलग अलग पार्टीज होती है। लेकिन जहां पर वन पार्टी सिस्टम होगा वहां पर सिर्फ एक पार्टी होगी, वही चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी और वही सरकार बनाएगी। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया में हमारे पास बहुदलीय है। अच्छा, यही क्वेश्चन 31 में भी आ गया। विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम डू वी हैव इन इंडिया? वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली हमारे भारत में देखने को मिल जाती है। बहुदलीय प्रणाली में समझा देती हूँ, देखो होता क्या है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है हमारे पास अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टीज है, जैसे मेन हमारी बीजेपी चल रही है अभी फिलहाल में, कांग्रेस है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा भी आपकी जो ममता बनर्जी जो है उनकी पार्टी है। ठीक है, तो ये सारी जो पार्टीज होती हैं ये हमारी बहुत सारी अलग अलग पार्टीज हमारे पास देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो है ये हमारी बेसिकली है जो आपके राष्ट्र लेवल पे है, राष्ट्रीय दल होते हैं। राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी भी आप इसे बोलते हैं, मतलब देश में, पूरे देश में सभी लोग इन पार्टीज को जानते हैं और ये पूरे देश की ओर से चुनाव लड़ती हैं, हर एक राज्य से ये चुनाव लड़ती हैं। कुछ ऐसी पार्टीज भी होती हैं जिसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, देख लो। By what name are the political parties known which belong to a particular state or area? यानी उन राजनीतिक दलों को किस नाम से जाना जाता है जो एक क्षेत्र विशेष या राज्य से संबंध रखती हैं? तो या तो एक राज्य से या एक क्षेत्र से संबंध रखने वाली पार्टी को हम कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी या फिर राज्य स्तरीय पार्टी। ठीक है, रीजनल पार्टीज या फिर स्टेट पार्टीज हम उनको बोलते हैं। रीजनल पार्टीज होती हैं जैसे कि आपकी डीएमके होती है, डीएमके ये आपकी आई थिंक केरला में है या कर्नाटक में है। ठीक है, और रीजनल पार्टीज और बता दो, जैसे कि आपका ये शिवसेना, शिवसेना भी तो एक महाराष्ट्र की रीजनल है, वहीं की है। यहाँ पे अगर दिल्ली में पूछा जाए तो मतलब शिवसेना पार्टी को हार्डली ही लोग जानते हैं, बट हम इसको न्यूज चैनल्स के थ्रू जानते हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सभी लोग जानते हैं, है ना। तो ये वाली होती है क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल, और ये होते हैं हमारे राष्ट्रीय दल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नेम एनी वन हिंड्रेंस टू गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन के समक्ष किसी एक बाधा का नाम लिखना है। मतलब सुशासन क्या होता है, अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी सरकार है देश में। ठीक है, उसमें एक हिंड्रेंस आता है, वो क्या हो सकता है, तो वो होता है करप्शन। ठीक है, अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार है तो वो सुशासन में नहीं आएगा। ठीक है, सुशासन मतलब एक मुख्य बाधा बन जाएगी वो करप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड फॉर गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन के लिए प्रयुक्त किसी एक नई टेक्नोलॉजी का नाम आपको देना है। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है और आधार टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही डिजिटल इंडिया जो है वो मोदी ने चलाई है। तो डिजिटल इंडिया में क्या होता है, देखो करप्शन इससे कैसे हट सकता है डिजिटल इंडिया से। डिजिटल इंडिया में हम डिजिटली सारे काम करते हैं, मतलब जो पेमेंट्स वगैरह हैं सब चीज़ें
ठीक है। तो पेमेंट्स अगर आप कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को पेमेंट कर रहे हो किसी भी चीज़ की, जैसे उसने बोला 50,000 दे मैं तुझे नौकरी पे लगवाता हूँ, तो तुम 50,000 उस सरकारी अधिकारी के पास भेज रहे हो। अब क्या होगा, पहले क्या होता था, अब वो तो पहले वही मूवीज में भी आपने देखा होगा, वो बॉक्स से में, मतलब जो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, सूटकेस टाइप का होता है, उसमें फिर वो पैसे होते हैं, उसमें वो हाथों हाथ दे देते हैं, तो उससे कभी करप्शन का पता ही नहीं चलता था। ठीक है। अब क्या होता है, गूगल पे पेमेंट्स होती हैं, तो ऑनलाइन आप किसी बैंक के मतलब होल्डर, अकाउंट होल्डर को आप दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर को पैसे सेंड कर रही हो, तो उससे साफ साफ पता चल जाएगा कि इसने इतने पैसे लिए हैं। वो पूरी बैंकिंग स्टेटमेंट गवर्नमेंट निकाल सकती है, और वहां से पता चल सकता है कौन सा अधिकारी कितना करप्ट है। आपने आई थिंक वो वाली पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, अभी याद नहीं आ रही, दिमाग में है, उसमें वो किस तरीके से उनको सजा देता है, गब्बर, गब्बर इज बैक, आई थिंक वही वाली पिक्चर है ना। ठीक है। तो उसमें वो कैसे सजा देता है, वो पता लगाता है कि कैसे कैसे कितने पैसे किए गए हैं ट्रांसफर। तो वही डिजिटल इंडिया जो स्कीम है उसमें हम देख सकते हैं, मतलब इनिशिएटिव में। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। पीपल हैव ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे आर डैश। लोगों के पास मानव अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि वे ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। क्यों है उनके पास अधिकार प्राप्त, क्योंकि वे एक मानव प्राणी है, मानव प्राणी है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स ट्रीट ऑल द पीपल एज। मानव अधिकार, मानव अधिकार क्या होते हैं, ये हमारे जो हमारे पास मानव अधिकार हैं, जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं, मानव होने के अधिकार हैं, वो लोगों को क्या किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं, यानी वो लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड ऑन एनवायरनमेंट एट रियो। यानी उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस का नाम लिखना है जिसने रियो सम्मेलन में सबसे पहले पर्यावरण के संरक्षण के बारे में विचार किया था। ठीक है। तो देख लो, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले किसने किया था, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, वो थी अर्थ समिट। सबसे पहले अर्थ समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएन सेड के द्वारा। ये 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सबसे पहले हुआ था वो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और इंग्लिश में अर्थ समिट। ठीक है। और ये आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि आपका ब्राजील में है। चलो, आई होप समझ गए होंगे। अगला, नेम एनी वन हार्मफुल पेस्टिसाइड व्हिच हैज बीन बैन्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। किसी एक ऐसे हानिकारक कीटनाशक का नाम लिखना है जिसको पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबंधित या बैन कर दिया गया। तो वो एक हार्मफुल पेस्टिसाइड जो बैन हुआ है वो है DDT। ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये पूरा का पूरा DDT का एक कीटनाशक है। DDT से आप याद रख लेना। ठीक है। जिसको सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक था। कीटनाशक क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कि किसान अपनी जो फसलें होती हैं उन पे छिड़कते हैं ताकि किसी भी तरीके से उनकी फसलों को जो कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट से बचाया जा सके। लेकिन अगर ये कीटनाशक बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे तो उससे क्या होंगे, हम फसलों को खा रहे हैं ना, हम भी तो खा रहे हैं उन फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स को, तो हमारे अंदर वो कीटनाशक जाके उससे हमारी मौत हो सकती है। तो इस चीज़ को क्यों ना बैन कर दिया जाए। 35th क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1993 इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यानी भारत में 1993 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट्स था, तो ये आंसर हो जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 वाज इनेक्टेड इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। तो ये इसका आंसर है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ठीक है। चलिए आगे। Which NGO is an organization related to the protection of human rights? Name the organization. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली कोई एक गैर सरकारी संस्था कौन सी है, उसका नाम आपको लिखना है।
तो मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली कोई एक एनजीओ का नाम है, इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ पर रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ओके, तो अब मैंने यहाँ पर देखो आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से ये सेक्शन ए काफ़ी इजी था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। कोई भी आप डाउट है आपको तो आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब सेक्शन बी जो है वो आपको इसके पार्ट सेकंड में मिल जाएगा और वो जल्दी ही मतलब आज ही अपलोड हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सेक्शन ए जो है वो पूरा का पूरा ऑप्शनल मॉड्यूल एंड वो सब चीज़ें हैं इसमें। तो आप वो सब अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी इसीलिए नहीं रखना चाहती हूँ कि ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। एक सेक्शन ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद आप सेक्शन बी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जिनको भी पॉलिटिकल साइंस से डर लग रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है पेपर को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप अपनी हेल्प भी कीजिए और सभी बच्चों की हेल्प कीजिए जो भी आपके साथ पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन बी की वीडियो में। आई होप आप सेक्शन ए की वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया गया होगा और शेयर करा होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करा होगा। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो बेझिझक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन बी की वीडियो में आ जाना जल्दी ही, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको सेक्शन बी की वीडियो दिखाई भी दे जाएगी तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।